अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होगा, कब आईटीआर बनना जरूरी नहीं है, किनको आईटीआर बनना है, किनको नहीं बनना है, और इसी के साथ कौन सी ऐसी 7 गलतियां हैं जो सीनियर सिटीजन को कभी भी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आपको 100% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है। आज का ये जो वीडियो वो सीनियर सिटीजन को लेकर डेडिकेटेड किया गया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आप अगर सीनियर सिटीजन है तो ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखें। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन जो है जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपको पता लगे कि कब आपको आईटीआर भरना जरूरी होता है, कब नहीं होता है। कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर आईटीआर कब भरना जरूरी है, मेरी इनकम जो है वो 12 लाख के अंदर है, मुझे कोई टैक्स तो नहीं देना, लेकिन क्या मुझे आईटीआर भी नहीं बननी है? तो ये सवालों के जवाब जो है वो आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताएंगे कब आपको आईटीआर सच में नहीं भरनी होती है और कब आपको भरना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका टैक्स निल है तो इसका मतलब यह है कि आपको आईटीआर नहीं भरना है। तो लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं, आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न हमसे भरवाना है तो आप हमसे दिए गए नीचे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को, जानते हैं सीनियर सिटीजन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनको ये लगता है कि उन्हें आईटीआर फाइल नहीं करना होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ध्यान रखिएगा, 4 रूल होते हैं सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करने के लिए। 4 नियमों का ध्यान रखना होता है। एक तो आपकी टोटल इनकम, दूसरा आपकी क्या सोर्स या टाइप ऑफ इनकम है, इसी के साथ आपका टीडीएस अगर कटा है, और कुछ मैंडेटरी सेक्शन होते हैं जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। अगर ये 4 रूल अगर आपको पता नहीं है तो इस केस में आपसे गलती हो सकती है, और गलती में अगर आपने आईटीआर नहीं भरी तो इस केस में आप पर भारी टैक्स पेनल्टी लग सकती है। ध्यान रखिएगा, सभी सीनियर सिटीजन के लिए आईटीआर फाइल करना ऑप्शनल नहीं होता। कई लोगों के लिए मैंडेटरी होता है तो कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं होता। जिन लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है वो चाहे तो खुद से भी वॉलंटरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे कि सीनियर सिटीजन किसे कहा जाता है। अगर हम इनकम टैक्स लॉ की बात करें तो यहाँ पर 3 तरह के सीनियर सिटीजन है। एक सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट है, जिनकी एज 60 साल या ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है। सुपर सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, एक और सीनियर सिटीजन है जो है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, इनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है। इन तीनों ही केस के अंदर यहाँ पर कोई भी एनआरआई कवर नहीं होता, यानी जो एनआरआई है उसे हमने नॉन सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखना है। ध्यान रखिएगा, इन सीनियर सिटीजन को टैक्स बेनिफिट का फायदा मिलता है, डिडक्शन, टीडीएस लिमिट और कई सारे रूल का फायदा दिया जाता है। आईटीआर फाइलिंग में एग्जम्पशन भी यहां पर आपको मिलता है। अब बात करते हैं टोटल इनकम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके आईटीआर फाइलिंग में एग्जम्पशन मिलता है या नहीं मिलता है, डिपेंड करता है इसी टोटल इनकम पे। ध्यान रखिएगा, नेट टोटल इनकम जो है वो आपको देखनी होती है। अच्छा, ये नेट टोटल इनकम कैसे आती है? आपकी जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है, जैसे सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, रेंट हो गया, बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो भी आपकी टोटल इनकम है, 5 हेड जो दिए गए हैं, ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है। इसमें अब चाहे अगर आप प्रॉपर्टी में बेच रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिलता है 54, 54F, 54EC, ये भी आपके टोटल ग्रॉस टोटल इनकम में कम हो जाती है। इसके अलावा डिडक्शन भी यहाँ पर 80C से 80U के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाता है। जब ग्रॉस टोटल इनकम में ये एग्जम्पशन और डिडक्शन कम हो जाते हैं तब जाके आपकी नेट टोटल इनकम आती है, और उस पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से जो भी आपकी न्यू टैक्स रिजीम है, 4 लाख, अगर 12 लाख के अंदर है कोई टैक्स नहीं, फिर अगर 12 लाख से क्रॉस हो गई तो फिर 4 लाख की स्लैब आपको देखनी है। तो यहां पर नेट टोटल इनकम पर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आईटीआर फाइल एग्जम्पशन की, तो उस केस में आपको ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है, नेट टोटल इनकम नहीं देखनी है। कहने का मतलब यह है कि आपके ग्रॉस टोटल इनकम जो भी आपकी होगी उसमें से आपको कैपिटल गेन एग्जम्पशन कंसीडर नहीं करने हैं, एक तो ये चीज। दूसरा, आपको कोई भी डिडक्शन जो है वो कंसीडर नहीं करने। न्यू टैक्स रिजीम में एक नया डिडक्शन है 80CCD2, जो एम्प्लॉयर द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है, ये आपको कंसीडर नहीं करना है। इनको कंसीडर किए बिना अगर आपके ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख के अंदर है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आप सैलरीड और पेंशनर है तो उस केस में 4 लाख से लिमिट क्रॉस होके आपकी 4,75,000 रुपए आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का मिल जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी इनकम 4 लाख के अंदर है, सैलरीड पेंशनर वालों के लिए 4,75,000 के अंदर है,
आईटीआर आपको नहीं फाइल करना है। आइए मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं। सैलरी इनकम है 3,25,000 रुपया, एफडी इंटरेस्ट है 90,000 रुपया, सेविंग इंटरेस्ट है आपका 10,000, डिविडेंड यहाँ पर है 8,500। टोटल इनकम कितनी हो गई आपकी? ग्रॉस टोटल इनकम है 4,33,500। अच्छा, इसमें मैं अगर डिडक्शन जो है वो कम कर देता हूं एम्प्लॉयड द्वारा, जो अगर सैलरीड पर्सन है तो एम्प्लॉयड अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो 75,600 का बेनिफिट यहां पर आपको मिल गया। नेट टोटल इनकम आपकी कितनी आ गई? 3,57,900। अच्छा, ये 3,57,900 4 लाख से कम है? यस, कम है। लेकिन क्या हमें यहाँ पर आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी? यस, आपको यहाँ पर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम देखना है। ये डिडक्शन जो है इसको कंसिडर नहीं करना है। डिडक्शन कंसिडर किए बिना आपकी इनकम 4 लाख से क्रॉस है तो उस केस में आईटीआर फाइल करना है। एक और एग्जांपल दे लेते हैं। प्रॉपर्टी बेची है 50 लाख की, कॉस्ट है इसकी 45 लाख की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख हुआ। अच्छा, 54 का एग्जम्पशन आपको ले लेना है 3 लाख रुपए का। नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 2 लाख का हो गया। अदर इनकम 1.5 लाख की। टोटल आपकी नेट इनकम कितनी होगी? 3.5 लाख रुपए। लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल गेन एग्जम्पशन जो है 3 लाख का आपको कंसिडर नहीं करना है। अच्छा, तो 3.5 में से 3 और ऐड कर दूं तो मैं कितना हो गया? 6.5 लाख रुपए। या आप ऐसे देख ले 5 लाख और ये 1.5 लाख की नई इनकम है, 6.5 लाख पर आपकी इनकम आ रही है, 4 लाख से क्रॉस हो चुकी है, तो इस केस में आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ना ही कोई डिडक्शन आपको कंसिडर करना है, ना ही कोई कैपिटल गेन एग्जम्पशन आपको कंसिडर करना है आईटीआर फाइलिंग को लेकर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रेंट इनकम आपकी 7.5 लाख रुपए, म्युनिसिपल टैक्स 50,000 कम कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने यहाँ पर 2,10,000 कम कर दिया, और होम लोन इंटरेस्ट जो है वो 1,40,000 कम कर दिया। अब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई? 3.5 लाख रुपए। कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं है और यही आपकी नेट इनकम हो जाएगी। भले ये नेट इनकम है लेकिन ग्रॉस इनकम आप देख सकते हैं 4 लाख से अंदर है। सॉरी, यहाँ पर नो करना है, 4 लाख से अंदर है, तो इस केस में क्या आईटीआर फाइल करना है? नहीं करना, क्योंकि ये ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 4 लाख से अंदर है। तो भले यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल रहा है, ये आपको कंसिडर करना है। सिर्फ जो कंसिडर नहीं करना वो चैप्टर 6A के एटीसी से एटीयू वाले डिडक्शन, वो आपको कंसिडर नहीं करना। और कैपिटल गेन के जो एग्जम्पशन होते हैं 54 है, 54EC, ये आपको कंसिडर नहीं करना है। पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल गया। नेट पेंशन इनकम 3.5 लाख रुपए, अदर इंटरेस्ट 40,000, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 3,90,000, यही आपकी नेट इनकम है। ये 4 लाख के अंदर है, यस, बिलो 4 लाख है, तो इस केस में आईटीआर आपको नहीं फाइल करना है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कुछ ऐसी इनकम जहां पर आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। यहां पर आपको 4 लाख की लिमिट नहीं देखनी है। कई सारी ऐसी इनकम है जहां पर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा नहीं मिलता, यहां पर स्पेशल टैक्स रेट लगता है। या तो 30%, शॉर्ट टर्म है तो 20%, और लॉन्ग टर्म है तो 12.5% का टैक्स रेट आपको लगता है। तो अगर आप ऑनलाइन गेमिंग विनिंग की इनकम है तो इस केस में आईटीआर मैंडेटरी फाइल करें। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, गैम्बलिंग, बेटिंग इनकम है। वर्चुअल डिजिटल असेट्स यानी क्रिप्टो, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथरम हो, या और अदर कोई क्रिप्टो करेंसी क्यों ना हो। इसके अलावा फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट्स हो गया। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, F&O लॉस, इंट्राडे लॉस करना है कैरी फॉरवर्ड, ये सभी कैपिटल गेन अगर लॉस आपको जो है कैरी फॉरवर्ड करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो इस केस में ध्यान रखिएगा आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अच्छा, इन केस के अंदर आईटीआर 2, आईटीआर 3 एप्लीकेबल होती है। लोग क्या गलती करते हैं? आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं, यानी कि जिस साल उनको ना कोई कैपिटल गेन ना ही कुछ होता है तो उस केस में क्या करते हैं? आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं। अब गड़बड़ ये हो जाती है, एक बार भी अगर आपने आईटीआर 1 फाइल कर दी, अगर आपके लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं तो इसके बाद आपको वापस इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीआर 1 के अंदर कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं दिया जाता। तो हमेशा ध्यान रखें, लॉस का अगर आपका है तो आईटीआर 2 या आईटीआर 3 बिजनेस वालों के लिए होती है। कैपिटल गेन अगर आपको है शेयर्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी से, तो ये सभी इनकम जो आपके होते हैं, ये सभी ट्रांजैक्शन है, इस केस में मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी है, क्योंकि स्पेशल टैक्स रेट यहां पर आपको लगता है। इसके अलावा इनकम मैं आपको बताऊंगा अभी, जो इनकम जिसमें 4 लाख से अगर क्रॉस होती है तभी आपको आईटीआर बनना है, तो टैक्स आपका जो है या तो नील आएगा, और 12 लाख से क्रॉस होगा तो वहां पर आपकी टैक्सेबिलिटी आ सकती है। सैलरी, पेंशन, फैमिली पेंशन, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, बॉन्ड, डिविडेंड, रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम हो गई, प्रॉपर्टीशिप से, ट्रेडिंग बिजनेस से, कमीशन से, प्रोफेशनल इनकम आपकी हो गई सीए, डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, कंसल्टेंट, F&O ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सभी अगर इनकम 4 लाख से क्रॉस करती है तभी आपको आईटीआर भरनी होगी। अब मैं बात करता हूं कुछ एग्जेम्प्ट इनकम की, जहां पर आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सिर्फ एग्जेम्प्ट इनकम है या टैक्सेबल इनकम 4 लाख के अंदर है तो इस केस में आईटीआर नहीं भरनी है। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर, पीपीएफ का इंटरेस्ट आ गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल हुआ, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का
इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी का पैसा मिल रहा है, गिफ्ट आपको रिलेटिव से मिल रहा है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर से, विल हो गया, इनहेरिटेंस, स्कॉलरशिप मिल रही है, ग्रेचुटी, लिव एनकेशमेंट या कुछ कंपनसेशन अवार्ड जैसे कि गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है, ये सभी की सभी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम होती है। इसमें आईटीआर बनने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं हमारा तीसरा जो रूल था जिसके अंदर अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर बैंक एफडी की बात करें, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की बात करें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें, 194A के अंदर 1 लाख की लिमिट है, 10% टीडीएस रेट होता है। तो इस केस में अगर आपका टीडीएस कटा है तो आईटीआर जरूर फाइल करें। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 193 है, 10,000 है, 10% रेट है। डिविडेंड की बात करें 194 में 10,000 है, 10% है, पहले ये 5,000 हुआ करता था। म्यूचुअल फंड इनकम की बात करें तो यहाँ पर 10,000 है। अच्छा, सैलरी पेंशन ये आपकी स्लैब रेट के हिसाब से 192 के अंदर डिडक्ट होता है टीडीएस। प्रोफेशनल फीस की बात करें 194J के अंदर 50,000, पहले ये 30,000 हुआ करता था और 10% प्रोफेशनल रेट टीडीएस रेट होगा। कमीशन ब्रोकरेज की बात करें 194H, पहले 15,000 हुआ करता था, अब 20,000 है 1 अप्रैल से, और पहले 5% रेट हुआ करता था, अब 2% रेट है। कमीशन इनकम 194D के अंदर 20,000, और रेंट की बात करूं तो 194I 50,000 पर मंथ और पूरे साल में 6 लाख। इस केस में 2% 10% रहता है। अच्छा, यहाँ पर विनिंग के अंदर 30% आपका टीडीएस कटता है, और अगर क्रिप्टो है तो उस केस में 1% टीडीएस कटता है। ये अगर टीडीएस आपका कटा है तो इस केस में आईटीआर के अंदर आईटीआर फाइल करें, आईटीआर के अंदर ये इनकम डिक्लेयर जरूर करें, अन्यथा आपको नोटिस आ सकती है। अगला आ जाता है कौन सी मैंडेटरी और कंडीशन है जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास करंट अकाउंट है और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया है, आईटीआर जरूर फाइल करें। सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आपने 50 लाख रुपया उससे ज्यादा डिपॉजिट किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। जितने भी करंट अकाउंट है, जितने भी सेविंग अकाउंट है, उन सभी की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ एक करंट या एक सेविंग अकाउंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट अगर आपने 1 लाख से ज्यादा किया है, टीडीएस टीसीएस अगर आपका 25,000 से ज्यादा और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा डिडक्ट हुआ है तो आईटीआर जरूर फाइल करें। बिजनेस टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है और प्रोफेशनल रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा है तो ये मैंडेटरी केसेस है, यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, यहां पर भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। ये चौथे रूल मैं आपको बता रहा हूं, जो भी स्पेशल कंडीशन है उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना है। सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है 10 लाख रुपए से ज्यादा, करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट या विड्रॉल किया है, 50 लाख की लिमिट दी गई है। फिक्स डिपॉजिट में कैश डिपॉजिट किया है 10 लाख से ज्यादा, क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर रहे हैं कैश में या अदर मोड में। कैश में 1 लाख की लिमिट है, अदर मोड में यानी ऑनलाइन मोड से है तो 10 लाख की लिमिट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी है, बेची है, 30 लाख की लिमिट यहां पर आ जाती है। परचेज अगर आपने म्यूचुअल फंड किया है 10 लाख की लिमिट है। शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर सभी के लिए 10 लाख की लिमिट रहेगी। फॉरेन करेंसी परचेज या ट्रैवल है, यहां पर भी 10 लाख की लिमिट है। और अगर आपका जीएसटी टर्नओवर हुआ तो उस केस में एआईएस में अगर जीएसटी टर्नओवर दिख रहा है, 26AS में अगर दिख रहा है तो आईटीआर जरूर फाइल करें, क्योंकि कई बार यह होता है कि अगर आपका जीएसटी टर्नओवर है, परचेज है, तो उस केस में अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका टर्नओवर है, इनकम है तो जरूर आईटीआर फाइल करें। अब आ जाते हैं, बात करते हैं एक एग्जम्पशन दिया गया है सेक्शन 194P के अंदर। अगर आपकी पेंशन और सिर्फ बैंक इंटरेस्ट इनकम है और वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, आपकी पेंशन इनकम, ब्याज की इनकम एक ही बैंक के अंदर अगर आ रही है तो एक डिक्लेरेशन आपको 12BBA के अंदर जमा करना होगा। ये डिक्लेरेशन बैंक को देने के बाद बैंक आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा। जो भी डिडक्शन रिबेट देने के बाद जो भी करेक्ट टैक्स होगा, टीडीएस होगा, वो काट के सरकार को जमा कर दिया जाएगा। इसके साथ में आपको जो सर्टिफिकेट टीडीएस का दिया जाएगा, ये सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना है। एक बार ये सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आपका टैक्स जो है कट गया, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन ये बेनिफिट जो है वो सिर्फ 75 साल या उससे ज्यादा वालों के लिए दिया गया है। आईटीआर फाइल करने का क्या फायदा होता है? अगर आपको मैंडेटरी नहीं है लेकिन वॉलंटरली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको लोन लेना है, वीजा में प्रोसेसिंग करनी है, इनकम प्रूफ, टीडीएस रिफंड लेना है, फ्यूचर से टैक्स नोटिस बचना है, बेटर फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, बैंक में डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, तो आईटीआर जरूर फाइल करें। बड़ी मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरली आप फाइल कर सकते हैं। अच्छा, आईटीआर फाइलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए? पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, फॉर्म 16, टीडीएस अगर कटा है, सर्टिफिकेट होता है, पेंशन का स्टेटमेंट, पेंशन ऑर्डर हो गया, फॉर्म 16A अगर बैंक द्वारा टीडीएस काटा गया है, ये आपका पेंशन द्वारा काटा गया है, फॉर्म 26AS, AIS, TIS, इन सबको भी प्रॉपर चेक जरूर करें।
बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हो गया, एफडी इंटरेस्ट हो गया, कैपिटल गेन स्टेटमेंट जो ब्रोकर द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा रेंट की डिटेल, रेंट एग्रीमेंट हो गया, बैंक से पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए, होम लोन सर्टिफिकेट हो गया, या रिपेमेंट शेड्यूल हो गया आपका, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ हो गया। ये सब आपके पास होने चाहिए आईटीआर फाइल करने से पहले। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपने पास जरूर रखें। अब 4 आईटीआर फॉर्म दिए गए हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4। आईटीआर 1 जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है, सैलरी पेंशन है, 2 हाउस प्रॉपर्टी इस बार आप दिखा सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ध्यान रखेगा 1,25,000 तक अगर आपका है तो आईटीआर 1, आईटीआर 4 के अंदर आप जा सकते हैं। टोटल इनकम आईटीआर 1 के अंदर 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो यहां पर जो है सैलरी पेंशन के अलावा इंटरेस्ट इनकम भी है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। आईटीआर 2 उन लोगों के लिए है जिनकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है, कैपिटल गेन की इनकम है। इंट्राडे एफ&ओ अगर आपका है तो उस केस में आईटीआर 3 आपके लिए रहेगा। बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए आईटीआर 3 रहेगा। कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, इन सभी के लिए आईटीआर 3 एप्लीकेबल है। सिर्फ कैपिटल गेन की है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की अगर है, प्रॉपर्टी में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में है तो उस केस में आईटीआर 2 में आप जा सकते हैं। साथ में पेंशन, इंटरेस्ट, अदर इनकम आ सकती है। 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आपका आईटीआर 2 रहेगा। या फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स है तो आईटीआर 2 आपका रहता है। आईटीआर 3 के अंदर बिजनेस प्रोफेशन 44AD वाले भी आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर जो है बिजनेस प्रोफेशन, यहां पर आपका इंट्राडे एफ&ओ ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो भी सब आ जाता है। यानी अगर आप आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 एप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में आप आईटीआर 3 में जा सकते हैं। आईटीआर 4 की अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म, एलएलपी के ये नहीं दिया गया है। इसके अलावा टोटल इनकम 50 लाख के अंदर होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है। प्रेजेंटिव बिजनेस अगर आपका है 44AD, डीम्ड प्रॉफिट दिखाते हैं 6%, 8%, या फिर प्रोफेशनल में अगर आप आते हैं वहां पर 44AD ए के अंदर है 50% प्रॉफिट दिखाना जरूरी है, या ट्रांसपोर्ट वाले के लिए 44AE के अंदर, उस केस में यहां पर आप जो है आईटीआर 4 भर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप बात करते हैं कौन सी ऐसी 7 मिस्टेक है जो कभी भी सीनियर सिटीजन को नहीं करनी चाहिए। अगर ये मिस्टेक करेंगे तो आपको नोटिस आ सकती है। सबसे पहली मिस्टेक, ऐसा लगता है सीनियर सिटीजन को कि उनकी पेंशन टैक्स फ्री है, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट पेंशन जो मिलती है, कम्यूटेड पेंशन जो होती है, वही आपकी एग्जेम्प्ट होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर प्राइवेट सेक्टर से है तो वहां पर भी 1/2 यानी 50% या 1/3% जो है वो आपकी प्राइवेट वालों के लिए एग्जेम्प्ट होती है। इसके अलावा अनकम्यूटेड मंथली पेंशन जो होती है वो आपकी पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है, जैसे सैलरी हेड में होता है। कई बार एफडी इंटरेस्ट आप इग्नोर कर देते हैं, बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। अच्छा, टीडीएस नहीं भी डिडक्ट करता तो आपका जो ब्याज है वो आपका टैक्सेबल होता है। दूसरा, बैंक, पोस्ट ऑफिस आपके 1 रुपए का ब्याज भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी फॉर्म के तहत रिपोर्ट करता है। तो यह ना समझे कि हमारा एफडी इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं कटा है तो हमारा इंटरेस्ट रिपोर्ट नहीं होता। आपका रिपोर्ट होता है, आप जाकर एआईएस टीआईएस जरूर चेक करें। ध्यान रखिएगा, कई बार आप रॉन्ग आईटीआर फॉर्म भर देते हैं, लोग जल्दबाजी करते हैं, आईटीआर 2, आईटीआर 3 एप्लीकेबल होता है, लेकिन क्योंकि यहां पर लेंथी फॉर्म है तो वो क्या करते हैं, आईटीआर 1 भर देते हैं। भले उनका छोटा सा ट्रांजैक्शन हो इंट्राडे एफ&ओ का, लेकिन वो क्या करते हैं, आईटीआर 1 भर देते हैं। अच्छा, नुकसान क्या होता है, एक तो आपको डिफेक्टिव नोटिस आ सकती है, डिफेक्टिव रिटर्न हो सकता है, आपकी प्रोसेसिंग डिले हो सकती है, नोटिस आ सकती है, रिवाइज रिटर्न बनना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती कभी ना करें, जो भी प्रॉपर आईटीआर फॉर्म है वही भरे, गलती बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज कई सारे नुकसान आपको हो सकते हैं। कई बार लोग जो है एआईएस 26AS चेक नहीं करते। बैंक होती है, एम्प्लॉयर होता है, या कई सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां पर आपकी रिपोर्टिंग, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो वो भी रिपोर्टिंग आपके एआईएस में होता है। 26AS के अंदर रिपोर्टिंग तो नहीं होती, लेकिन वहां पर टीडीएस कटता है। तो अगर आपका टीडीएस कट रहा है, अगर आपकी रिपोर्टिंग हो रही है तो आईटीआर में भरने से पहले एक बार एआईएस 26AS जरूर चेक करें। इसके अलावा कई बार आप टीडीएस क्लेम करना भूल जाते हैं। कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन है जो रिटर्न नहीं भरते हैं और उनका टीडीएस जो कटा हुआ होता है वो सरकार के पास ही रह जाता है, वो उसे रिफंड नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से उनका भारी नुकसान हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका टीडीएस कट रहा है 26AS फॉर्म में दिखता है, एआईएस में भी रिफ्लेक्ट होता है, एक बार जरूर चेक करें, आईटीआर जरूर फाइल करें। हो सके तो अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, भले ही आपकी नील आईटीआर क्यों ना हो, ये रिफंड पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अच्छा, टीडीएस अगर बचाना है तो बैंक में या कहीं पर भी जाकर आपको फॉर्म 121 जो है वो जमा करना होता है। ध्यान रखिएगा, कैपिटल गेन की यहां पर जो रिपोर्टिंग होती है, ऐसा ना समझे कि कैपिटल गेन की कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है, या ये जो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अगर मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, आईटीआर नहीं करूंगा, या मैं इन ट्रांजैक्शन को स्किप कर दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ध्यान रखिएगा, ट्रांजैक्शन यहां पर अमाउंट ज्यादा होता है। हालांकि कई बार आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कम प्रॉफिट भी हो सकता है,
लेकिन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन वो लाखों में करोड़ों में होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने आईटीआर भरें, प्रॉपर सेल परचेज ट्रांजैक्शन जरूर दिखाएं। अगर आप आईटीआर नहीं भरेंगे तो जो सेल है उसको प्रॉफिट मान लिया जाएगा और जो परचेज है उसको अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मान के दोनों पर टैक्स लगाया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब नोटिस भेजता है दोनों को इनकम बनाकर टैक्स लगाता है। लेकिन अगर आप आईटीआर भरेंगे तो उस केस में जो भी नेट कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स लगेगा। अगर आप ये करते हैं, आईटीआर भरते हैं, प्रॉपर दिखाते हैं ट्रांजैक्शन, तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, नो टैक्स मींस नो आईटीआर। कई लोग सोचते हैं कि हम टैक्स तो नहीं दे रहे, 12 लाख से अंदर इनकम है, 4 लाख से ज्यादा है तो क्या हुआ, हमें आईटीआर नहीं बनना, हमें टैक्स तो देना ही नहीं है, तो हम आईटीआर क्यों भरें। एक मेरे पास फोन आया था जिसने कहा था कि सर मेरी 12 लाख के अंदर इनकम है। अच्छा, 12 लाख के अंदर इनकम है, आप बताइए टैक्स तो लगेगा नहीं, आईटीआर बनने का कितना चार्जेस लेंगे, क्या आप हमसे चार्जेस लेंगे। चार्जेस मत लीजिए, हम आईटीआर भर देते हैं। हमने कहा भैया चार्जेस तो आपको देना पड़ेगा, साथ में आपको आईटीआर भर दीजिए। बोला अगर चार्जेस देना है, कोई मतलब नहीं है, रिफंड है नहीं, तो आईटीआर भरने की क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों को बाद में पता चलता है जब उन्हें नोटिस आती है, 1500 रुपए बचाने के चक्कर में 5000 की पेनल्टी उन्हें देनी पड़ सकती है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो उस केस में 5000 की पेनल्टी है, लेट फीस है, और भी कई सारे कॉन्सेक्वेंस आपको आ सकते हैं। अच्छा, यहां पर आपको 5000 की पेनल्टी देनी पड़ रही है, उसको देने में खुशी खुशी वो दे सकते हैं, लेकिन कोई भी कंसल्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को 500,000 रुपए देने में उन्हें तकलीफ होती है। ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा, नोटिस आएगी तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल गलती करी है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं और आपको सारी जानकारी कंप्लीट वीडियो के साथ देते हैं। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।